हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम जीके। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी इकाई है? आपको बताना है कि डेसिबल किसकी इकाई। चार ऑप्शन है, मीटर की, ध्वनि की तीव्रता की, प्रतिरोध की या प्रकाश की तीव्रता की। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल, यानी कि जैसे हम दूध, डीजल, पेट्रोल को लीटर में नापते हैं, लीटर में, ठीक है, दूरी को मीटर में नापते हैं, मीटर में, उसी तरह से ध्वनि को यानी कि आवाज़ को डेसिबल में नापा जाता है, ठीक है। और बात आई है ध्वनि की, तो ठोसों में, ठोस वस्तुओं में ध्वनि जो है ये सबसे अधिक होती है और गैस में ये सबसे कम होती है। उसके बाद सामान्य ताप और दाब पर, यानी कि समान टेम्परेचर पे ध्वनि का वेग जो होता है वो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। सामान्य ताप और दाब पर ध्वनि का जो चाल होता है ये वायु में, हवा में ये है केवल, क्योंकि ध्वनि का चाल अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। उसके बाद से ध्वनि का जो वेग होता है ये माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता दोनों पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ देता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ध्वनि से कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए, यानी कि अपना ही आवाज़ परावर्तित होकर पुनः सुनने के लिए परावर्तक और सुनने वाले व्यक्ति के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई लड़का खड़ा है और ये कुछ ध्वनि उत्पन्न किया, तो ये इसे अपना ही ध्वनि सुनना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ कोई चीज़ है, तो यहाँ से टकरा कर आवाज़ इसको पुनः सुनाई देने के लिए इन दोनों के बीच में कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जैसे आपने कुआं में देखा होगा, कुएं में अगर आप बोलते हैं तो आपका आवाज़ ही आपको सुनाई देता है। तो ये तब संभव है जब दोनों के बीच में 17 मीटर की दूरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, आवर्तकाल या फिर समय। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। तरंगदैर्ध्य को मापता है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब तरंगदैर्ध्य क्या होता है? तो तरंगदैर्ध्य एक प्रकार की दूरी होती है। जैसे कुछ तरंगे होती है, जैसे ध्वनि तरंग हो गया, तो तरंगे कुछ इस तरह से चलती हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसको बोलते हैं, जो ये धंसा हुआ भाग है, ये धंसा हुआ जितने भाग दिखाई इसको गर्त बोला जाता है, और जो उठा हुआ भाग है इसको श्रृंग बोला जाता है। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी होती है, उसी को कहा जाता है। जैसे ये हो गया दो श्रृंगों के बीच, यानी कि जो उठे हुए दो भाग हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है इसी को कहा जाता है तरंगदैर्ध्य। तो तरंगदैर्ध्य क्या होता है? एक प्रकार की दूरी होता है। इसको मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको भी याद रखेंगे। और एंगस्ट्रॉम को ए बना करके उसके ऊपर एक छोटा सा जीरो बना दिया जाता है, ये प्रतीक है उसको ज्ञात करने का। उसी तरह से माइक्रोन भी होता है, दूरी का छोटा मात्रक होता है माइक्रोन। तो एक माइक्रोन बराबर होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया था? चार ऑप्शन है, न्यूटन ने, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने या फिर एडिसन ने। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आती है, यानी कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, और वो संभव है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। और एक फार्मूला भी है गुरुत्वाकर्षण बल का, F बराबर होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बराबर होता है G/m1m2/r²। ठीक है, यहाँ पर G क्या है? ये सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोला जाता है।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्मॉल जी। उसके बाद से M1 ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, और M2 जो है ये जिस वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसका द्रव्यमान है, और R जो है ये पृथ्वी और उस वस्तु के जो ऊपर फेंकी जाती है उस वस्तु के और पृथ्वी के बीच की दूरी है, और F ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस चीज़ को आप लोग इतना याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? आपको बताना है कि जो खारा पानी होता है समुद्र का पानी, उसमें क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम या फिर क्लोरीन। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। सोडियम जो होता है ये खारे पानी में बहुत ज़्यादा उपस्थित होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसको भी याद रखेंगे। वही कैल्शियम की बात किया जाए तो कैल्शियम हमारे दांतों और शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करता है। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca और इसका परमाणु क्रमांक होता है 20, यानी कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 20। उसके बाद एल्युमिनियम जो है इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, ये प्रतीक होता है Al और इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। और एल्युमिनियम का पूछता है क्वेश्चन कि इसके अयस्क का नाम क्या है, तो इसके अयस्क का नाम क्या होता है? बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड। इसको याद रखें। अगला उसके बाद से क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह का कितना होता है? एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है, यानी कि उसका परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा या फिर 6 घंटा। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा 24 घंटा। भू स्थिर उपग्रह का काल जो होता है वो 24 घंटा है। अभी थोड़ा सा इसको समझ लेती है क्या चीज़ है। तो भू स्थिर उपग्रह जो होता है ये पृथ्वी के साथ साथ ही चक्कर लगाता है। जैसे हम यहाँ फिगर बनाते हैं, ये है अपनी पृथ्वी, और जो भू स्थिर उपग्रह होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक भू स्थिर उपग्रह ऐसे लगा दिया गया है, तो ये करता क्या है, ये जैसे जैसे पृथ्वी चक्कर ऐसे लगाती है, रोटेट करती है, घूमती है, परिक्रमण करती है, यह भू स्थिर उपग्रह भी उसी के दिशा में ये भी घूमता है, पृथ्वी के साथ साथ वो भी घूमता है। तो इसका काल कितना होता है? 24 घंटा, क्योंकि पृथ्वी का भी परिक्रमण काल है 24 घंटा, उसी तरह से इसका घूर्णन काल होता है 24 घंटा। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? 4 ऑप्शन है, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम या फिर क्लोरीन। आपको बताना है कि खारे पानी में क्या उपस्थित होता है। समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन होता है, खारा होता है। तो क्यों खारा होता है, उसमें क्या रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कैल्शियम की उपस्थिति के कारण जो पानी होता है समुद्र का वो खारा हो जाता है। और बात आई है कैल्शियम की, तो कैल्शियम के बारे में जान लेते हैं। कैल्शियम का प्रतीक होता है Ca, ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। कैल्शियम जो है ये हमारे दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करता है। उसके बाद से एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और उसका प्रतीक होता है Al, ठीक है। क्वेश्चन एल्युमिनियम से पूछ देता है कि एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है, तो अयस्क का नाम है इसके बॉक्साइड। इसको याद रखें आप लोग। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसको Cl से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। अगला क्वेश्चन है एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है, यानी कि एक भू स्थिर सैटेलाइट जो होता है उसका घूर्णन काल कितना होता है? 24 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा या फिर 6 घंटा। ऑप्शन नंबर इसका ये से हो जाएगा 24 घंटा। अब ये भू स्थिर उपग्रह होता क्या है, जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई, अगर यहाँ पर कोई सैटेलाइट छोड़ा गया है और पृथ्वी कक्षा में चक्कर लगा रहा है ये सैटेलाइट, तो जैसे पृथ्वी जितने समय में घूर्णन करती है अपने अक्ष पे, ये सैटेलाइट भी क्या करता है उसी की दिशा में ये भी पृथ्वी के साथ साथ ही चक्कर लगाता है।
ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी ऐसे रोटेट करेगी, घूमेगी, वैसे ये भूस्थिर उपग्रह भी इसके चारों तरफ घूमेगा। तो इसीलिए इसका भी परिक्रमा घूर्णन काल होता है 24 घंटा। पृथ्वी का भी एक चक्कर कितने में लगा देती है, 24 घंटा में। उसी तरह से भूस्थिर सैटेलाइट भी एक 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? यानी कि उसका कोई अयस्क नहीं होता है, वो डायरेक्ट ही निकाल लिया जाता है पृथ्वी से। सोना, चांदी, सोडियम या फिर तांबा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। सोना जो होता है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में होता है, यानी कि अगर आप सोने की खदान से निकालेंगे इसको तो डायरेक्ट ये सोना के रूप में निकाल। ऐसा नहीं है कि इसके अयस्क मिलेंगे, उसको सफाई किया जाएगा, फिर उसमें से सोना निकाला जाएगा। ये डायरेक्ट उसमें से प्राप्त होता है, मुक्त अवस्था में रहता है। सोना का प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है Au, जिसको एरम कहा जाता है। और उसी तरह चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag होता है, जिसको अर्जेंटम कहा जाता है। कॉपर का प्रतीक क्या होता है? Cu होता है। और सोडियम का Na होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का तार बना होता है। आपको बताना है कि फ्यूज जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाए जाते हैं, जो घरों में फ्यूज लगा होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तांबा और लोहे का, तांबा और शीशे का, शीशा और टीन का, शीशा का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। शीशा और टीन का बना होता है फ्यूज का तार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में, सन में कौन सा तत्व जो सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हीलियम, हाइड्रोजन, लोहा या फिर सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है ये सूर्य में सबसे अधिक होता है, 71% होता है। ठीक है, उसके बाद हीलियम का नंबर आता है, ये कितना होता है? 26.5% होता है। बाकी अन्य तत्व होते हैं। ठीक है, और सूर्य से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए कि सूर्य का, ये ऐसे सूर्य है, इसका जो बाहरी सतह है, ये वाला सतह है जो किनारे वाला, इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और तब इसके अंदर का कितना होता होगा? ये क्रोड जो है, बीच के जो भाग है, इसको क्रोड कहा जाता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका टेम्परेचर होता है 1.5 गुणे 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ पूछता है कि सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य का जो बाहरी ये सतह होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कोरोना कहा जाता है, कोरोना। ठीक है, कोरोना, बाहरी सतह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने की? स्टुअर्ट जेनर ने, वेटिंग ने, लीवेनहॉग ने या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इन्होंने पहला एंटीबायोटिक यानी कि पेनिसिलिन का खोज किया था। कब किया था? 1928 में। इसको भी याद रखेंगे, पूछ देगा कि कब किया था, तो 1928 में। और इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? यानी कि हैजा, जिसको कॉलरा कहा जाता है, ये बीमारी का क्या कारण होता है? ये जीवाणु से होता है कि विषाणु से, फफूंद से होता है या फिर शैवाल से? ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। जीवाणु जनित रोग है हैजा। ठीक है, और इस जीवाणु का नाम क्या होता है जिससे हैजा होता है? तो इसका नाम होता है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु जो होता है, इससे हैजा होता है। हैजा की बीमारी क्यों होती है? तो दूषित पानी पीने से, दूषित भोजन करने से या फिर दूषित जगहों पर रहने से हैजा बीमारी हो जाता है। इसमें उल्टी दस्त होने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 6 जून, 4 जून, 5 जून या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हर साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो विश्व में पर्यावरण जो प्रदूषित होता जा रहा है, हवा, उसको शुद्ध करने के लिए, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और अधिक से अधिक इको फ्रेंडली को अपनाया जाए, यानी कि पेड़ पौधे अधिक लगाया जाए। इससे लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अब जून में एक और चीज़ मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, योगा दिवस। तो इसको याद रखेंगे, हर साल 21 जून को मनाया जाता है योगा डे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चट्टान का, बीमारी का, मृदा का या फिर प्रदूषण का? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मिट्टी का जो अध्ययन होता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है कि मिट्टी में क्या कमी है और कैसे इसको ठीक किया जाए। इन सब चीज़ों का जो जांच होता है वो पीडोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखेंगे, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? सुजाक को, मधुमेह को, तपेदी को या फिर एड्स को? आपको बताना है कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए होता है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के लिए, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए? ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। रेडियो तरंगों का प्रयोग करके किसी भी वस्तु की उपस्थिति, स्थिति, उसका वेग और दिशा, ये सब ज्ञात किया जा सकता है रडार के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो भी बॉर्डर की अगर सुरक्षा की बात किया जाए तो इंडिया या फिर कोई भी कंट्री है, अपने बॉर्डर पे ये रडार का प्रयोग जरूर करता है, क्योंकि अगर कोई दुश्मन देश से जहाज आती है तो वो कितनी स्पीड से है और किस दिशा में जा रही है, कहाँ पे है, वो सारा लोकेशन उसका ट्रैक हो जाता है रेडियो तरंगों के वेव से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? आपको बताना है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाली ग्रह का नाम क्या है? प्लूटो, बुध, शुक्र या फिर मंगल? ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है, शुक्र को सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि आप भोर में 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे देखेंगे तो शुक्र जो है ये चमकता हुआ दिखाई देता है पूरब दिशा में, और जो शाम में देखेंगे तो ये पश्चिम में चमकता हुआ, थोड़ा ये ज़्यादा चमकता है, इसके जो शाइनिंग है कुछ ज़्यादा होता है, ये तारों से थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। प्लूटो जो है ये इसको तो निकाल दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से। उसके बाद बुध से भी जान लीजिए, बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह है पूरे सौरमंडल का, और ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। मंगल ग्रह जो है इसको लाल ग्रह कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे, और सबसे ज़्यादा जीवन पाने की संभावना है मंगल ग्रह पे। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो वो है शुक्र। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन या क्रिकेट? ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। गोल्फ से संबंधित है राइडर कप, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, टोक्यो में, कोलंबो में या मनीला में? ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है ADB,
एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में है। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका स्थापना कब हुआ था? एशियन विकास बैंक का 1967 में, याद रखिए इसको। और ये एशियन विकास बैंक का जो मुख्य अध्यक्ष होता है ये हमेशा जापान का होता है। इसका रीज़न है कि जापान जो है इसमें सबसे अधिक निवेश करता है, इसमें सबसे अधिक पैसा जापान लगाता है इस बैंक में, इसलिए वहाँ इस बैंक का जो अध्यक्ष होता है एशियन विकास बैंक का वो जापान का ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के परमाणु रिएक्टर संदर्भित है? आपको बताना है कि कौन है जो परमाणु रिएक्टर है, रोहिणी, उर्वशी, अप्सरा या फिर कामनी। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अप्सरा जो है ये परमाणु रिएक्टर है भारत का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 10 मार्च, 28 फरवरी या 18 मार्च। तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के विकास के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके अधिकार के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है और हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस अपने देश में। इस चीज़ को याद रखें, यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? सितार, गिटार, शहनाई या हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाचिक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वादक थे और इनको नोबल पुरस्कार भारत रत्न भी मिल चुका है और लता जी के साथ मिला था इनको भारत रत्न। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे प्रसिद्धि पाई? शहनाई से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया जैसे दूरदृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, उसी तरह से होता है मायोपिया। इसका दूसरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है समीप दृष्टि, अबिंदुता, जरा दूरदर्शिता या दीर्घ दृष्टि। तो ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। मायोपिया जो है ये निकट दृष्टि दोष को एक दूसरा नाम है मायोपिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है, सूर्य से टेम्परेचर यानी कि एनर्जी हमारे पास कैसे पहुंचता है? चालन के द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या फिर परावर्तन द्वारा। देखिए ताप को पहुंचने के लिए 3 माध्यम होता है। संवहन होता है, संवहन, उसके बाद चालन और लास्ट में होता है विकिरण, रेडिएशन। तो सूर्य से जो टेम्परेचर हमारे पास पहुंचता है वो विकिरण द्वारा पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।